करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। बहुत ही विरले लोग होते हैं जो, वैसे एक विरले तो नहीं कह सकते, कई सारे लोग होते हैं परंतु संख्या में ज़रूर ही कम होते हैं जो समाज को पढ़ पाते हैं। समाज को पढ़ने के बाद उनमें और भी कम लोग होते हैं जो जैन ग्रंथों का भी अध्ययन कर पाते हैं, और सिर्फ अध्ययन ही नहीं, उस पर अधिकार जमा पाते हैं, उस पर कमांड ला पाते हैं। उससे भी और विरले होते हैं, केवल स्वयं के ही नहीं वरन अन्यों के भी ग्रंथों को पढ़ करके अन्यों के ग्रंथों को टटोलना, उनकी समीक्षा करना, उनकी परीक्षा करना और समझना कि ये ग्रंथ क्यों गलत है, इनमें क्या गलती हुई, और उनको बताना कि तुम्हारी यहाँ गलती हुई है। तो ऐसा अध्ययन करने वाले और भी विरले होते हैं, और सबसे विरले होते हैं आत्मा का भी अध्ययन करने वाले। टोडरमल जी उन्हीं विरले जीवों में से एक रहे हैं जिन्होंने समाज को पढ़ा। समाज को पढ़ा मतलब समाज में किस प्रकार की भ्रांतियां चल रही है, किस प्रकार की भूलें चल रही है, क्या गलतियां चल रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे किस दौर से गुजर रहे हैं, वर्तमान कालीन परिस्थितियां कैसी है, इस सब का अभ्यास। अच्छा, किसी विशिष्ट परिस्थिति में कोई व्यक्ति किस प्रकार से विचार कर सकता है, हम कुछ वाक्य या कुछ कथन कहेंगे, उसको लेकर के सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रकार से आप यूँ समझिए साइकोलॉजी उन्होंने बहुत अच्छे से समझ ली थी, मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने पूरे समाज को पढ़ लिया था। दूसरा, उन्होंने स्वयं के ग्रंथों मतलब अपने जैन धर्म के ग्रंथों पर भी पूरा अधिकार जमाया हुआ था, और इतना अधिकार यूँ समझिए उनको 20 नहीं 50 नहीं हजारों ग्रंथ उनको मुंह जबानी याद थे। अब ऐसा भी कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका कारण भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि पहले होता क्या था, देखिए अपनी एक इन जनरल चर्चा चल रही है, मैं आपको ज़रूर प्रस्तावना के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा कि पंडित जी कैसे पढ़ते थे, क्या हुआ था, उन सब की चर्चा तो अपन करेंगे, किंतु ऐसे उनके साथ कई सारी घटनाएं भी घटी हुई है, उनका जीवन किस स्तर से बीता, उस समय में समाज किस दौर से गुजर रहा था, हम इस तत्कालीन परिस्थितियों को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय में होता ऐसा था कि प्रत्येक गांव में एक जिनवाणी हुआ करती थी। जैसे मान के चलिए समयसार है, तो समयसार कहाँ होगी, एक गांव में एक समयसार। ऐसा नहीं आज के ज़माने में कि एक घर में 2-2 3-3 कॉपियाँ रखी हुई है, और हार्ड कॉपी तो है ही, प्रत्येक की अपनी पर्सनल कॉपी है, और सब ने अपने मोबाइल में लैपटॉप में भी PDF करके सेव करके रखी हुई है। तो ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, किसी की पर्सनल कॉपी तो दूर, एक समाज में एक जिनवाणी हुआ करती थी। और मुझे बताइए वो जिनवाणी भी कहाँ होगी, अवश्य ही उस समाज में जो विद्वान होते थे, जो सभा का संचालन करते थे, दैनिक सभा का, शास्त्र स्वाध्याय का, उन्हीं के पास तो ग्रंथ हुआ करता था। तो ऐसे में पंडित टोडरमल जी के पास जैसे तैसे कुछ ग्रंथ थे, समयसार था, प्रवचनसार इत्यादि, तत्व और सूत्र आदि कुछ ग्रंथ उन्होंने पढ़ रखे थे, ठीक है, और इस तरह के पढ़े थे कि उनको पूरे याद हो गए थे ग्रंथ के ग्रंथ। हाँ, और ऐसा तो इजी कोई एक्सेस नहीं था कि अभी गए तो अलमारी खोल ली तुरंत ग्रंथ मिल लिया, वहाँ उस समय में इतना इजी एक्सेस नहीं था ग्रंथों का। तो जितना कुछ भी पढ़ा था उसका पूरा का पूरा आलोड़न अपने मस्तिष्क में करना पड़ता था, अपने ज्ञान में ही उसको मेमोराइज करना पड़ता था। और इस वजह से कई जगहों पर
त्रुटियां भी मिलती है। जैसे आपको मैं बताऊं, एक शायद है पेज नंबर 211, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। 211 है यार, सातवां अध्याय है ये तो। एक ही मिनट दीजिए मुझे। छठवें अध्याय में है वो प्रकरण जहां पर उन्होंने कुछ एक पंक्ति लिखी हुई है, पंडित साहब ने एक पंक्ति लिखी हुई है जो कि थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, कुछ शब्द आगे पीछे मुझे अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं रही है, मैंने पेज नंबर भी नोट नहीं किया। ठीक है, मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट कहने का था, और जब वो प्रकरण चलेगा तब तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वहाँ पर उस समय में ग्रंथ सारे एक प्रकार से याद रखने पड़ते थे, और फिर जो भी रेफरेंस देना है उस पर्टिकुलर लाइन को लिखना पड़ता था। अब इस तरह से उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया है। मतलब विचार कीजिए कितनी जिज्ञासा, कितनी रुचि होगी, तब जाकर के उन्होंने इतने ग्रंथों का अध्ययन इतने कम समय में किया होगा। दूसरी बात कही मैंने, तीसरी बात क्या कही थी, सिर्फ स्वयं के ही ग्रंथों को नहीं पढ़ा, अन्यों के ग्रंथों को भी पढ़ा। पूरा 5वां अध्याय क्या है, परमत का खंडन। 6वां अध्याय क्या है, एक प्रकार से कुगुरु, जैन मिथ्या दृष्टि की ही बात चल रही है, जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को बचते हैं। ठीक है, तो और 5वां अध्याय है वो अन्य मतियों के लिए। अब इन लोगों को 5वां अध्याय अगर पढ़ना लिखना रहेगा तो सबसे पहले जरूरी है अन्य मत का अध्ययन होना, सिर्फ पढ़ करके नहीं, उनकी क्या अपेक्षा है, वो क्या गलती करते हैं, वे तर्क में कहाँ पर गलती कर जाते हैं, ये सब बातें उनको बड़ी अच्छी से बखूबी से पता थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आत्मा को भी पढ़ा था। ये कहने में मुझे कोई मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वे सम्यक दृष्टि थे, वे सम्यक दृष्टि नहीं थे, मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि किसी का सम्यक तो कैसे निश्चित कर सकता है, मैं ना उनका, अरे वो व्यक्ति स्वयं नहीं पहचान सकता कि वो सम्यक दृष्टि है नहीं है, इसकी अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो अपन ने उनके सम्यक दर्शन के ऊपर कैसे क्लेम किया कि वे सम्यक दृष्टि होंगे, प्रशांत सम्यक आस्तिक अनुकंपा 1 और तत्प्रति प्रीति चित्तेन ये न वार्ता पीश्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। मतलब जो अत्यंत प्रीति चित्त से इस जिनागम को सुनता है, जिन वचनों को सुनता है, वो निश्चित ही भव्य होना चाहिए। तो ये इन सब बातों को ध्यान, और उनकी वाणी को पढ़ करके अपन कहते हैं कि हाँ वे सम्यक दृष्टि होने चाहिए। बाकी तो अपन कुछ क्लेम नहीं दे सकते कि वे सम्यक दृष्टि थे ही थे। अरे यहाँ तक कि अपन कुंद आचार्य भी सम्यक दृष्टि थे नहीं थे, कुछ नहीं कह सकते हैं, बस उनकी वाणी के माध्यम से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वे होने चाहिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आत्मा को भी पढ़ा, और आत्मा को पढ़ा, इसका प्रमाण चाहिए हमें। तो कौन सा प्रकरण पढ़ना पड़ेगा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, इसकी इन-डेप्थ चर्चा की हुई है। कौन सा प्रकरण है वो, आत्मा, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, प्रत्यक्ष, परोक्ष, इन सब की चर्चा कहाँ पर आई है, आत्मानुभव। कोई नहीं बताएगा, अरे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, मेरी आवाज तो आ रही है ना, ये तो कितना 15 मिनट हो गया मैं वन साइडेड बोलते जा रहा हूँ। नहीं भैया जी आ रही है। ओके, वो नाम याद नहीं आ रहा था। ठीक है। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अगर आपको याद आ रहा होगा तो पूरी यही चर्चा है, आत्मानुभव, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इन सब की चर्चा की हुई है। तो नए विवक्षा की भी थोड़ी बहुत बात वहाँ पर, नए प्रमाण की बात आ गई थी। तो इसके आधार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने आत्मा को भी पढ़ा था। ऐसे बहुत ही समझिए विरले लोग होते हैं।
इनमें डेफिनेटली आपको नाम लेना पड़ेगा पंडित दौलत राम, मतलब इस लिस्ट में, इस एलिट लिस्ट में बहुत ही कम लोग आते हैं। जैसे पंडित टोडरमल जी का तो नाम आएगा ही आएगा, पंडित दौलत राम जी, पंडित बनारसी दास जी, अपने आचार्य संबंधभद्र, आचार्य उमा स्वामी, मतलब आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक, कई सारे आचार्य कुंद, ये इन सब आचार्यों ने अवश्य ही मतलब समाज को भी पढ़ा। और आचार्य होती ही ऐसी व्यक्ति है जो इन चारों बातों के ऊपर प्रभुत्व रखता हो, समाज को भी पढ़ता हो और अन्य मतों का भी ज्ञान रखता हो, स्वमत का भी ज्ञान रखता हो, और आत्मा को तो जानने वाला होता ही होगा। क्यों? शुद्धोपयोग में लीन होते तो आत्मा को ही तो जानने का काम करते हैं। यद्यपि यह ग्रंथ पंडित जी के माध्यम से अपूर्ण रहा, परंतु अपूर्ण होने पर भी यह अपूर्व ग्रंथ है। इस अपूर्व ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावना की दौर से हम अभी चल रहे हैं। प्रस्तावना में कल हमने कुछ सामाजिक स्थितियां के बारे में, गुलाबी नगरी जयपुर किस प्रकार की थी इसके बारे में चर्चा की, और हमने पंडित टोडरमल जी और ब्रह्मचारी रायमल जी, इनका किस प्रकार मेल मिलाप हुआ इसकी भी चर्चा की थी। आज उस घटना को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब पंडित रायमल जी ने मतलब कई सालों तक वे टोडरमल जी के सानिध्य में रहे, और मतलब क्या कहते हैं अपना सिंघाना में रह कर के ही उन्होंने कई सारी टीकाएं उनसे लिखवा करके ले ली। ठीक है, जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका है, कि ऐसा मेरे सुनने में है कि उन्होंने वहीं पर सिंघाना में ही पूरा करवा के ले लिया था। तो जब उनको ख्याल में आया कि यार अगर ये व्यक्ति ऐसे ही काम करेगा फिर अध्ययन करेगा, काम करेगा फिर अध्ययन करेगा, ऐसे में इससे जितना आउटपुट निकलना चाहिए आउटपुट नहीं निकल पाएगा। तो क्या किया जाए? इन्होंने कुछ, पंडित रायमल जी ने कुछ काल के लिए पंडित टोडरमल जी को अस्तालाविस्ता कहा, मतलब अलविदा कहा, जय जिनेंद्र गई, मैं कुछ काल के लिए थोड़ा बाहर जा कर आता हूँ। बाहर कहाँ गए होंगे? वे उनके होम टाउन जयपुर में चले गए। जयपुर में जाकर के उन्होंने तत्कालीन दीवान, जयपुर के दीवान कौन थे उस समय में? दीवान रतनचंद, दीवान वालचंद, जो कि दोनों भी जिन धर्म प्रेमी थे, दोनों भी जिन धर्म के भक्त थे। तो उनको अप्रोच किया और कहा कि अरे क्या आपको इन बातों की खबर भी है कि आपके ही शहर का एक व्यक्ति टोडरमल नाम का इतना ज्ञानी है, इतना होनहार है, परंतु कैसी मुनि की नौकरी कर रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते, उनके ज्ञान का लाभ लेने के लिए आप उन्हें ससम्मान सिंघाना से उठा करके ले आइए और जयपुर में बसा दीजिए, और उनको एक ही काम दीजिए, आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, आपको लिखना है, लिखाना है, बस इतना ही काम उन्हें दीजिए। और जब दोनों दीवानों को इस बात की खबर पड़ी, उन्होंने जब समझ लिया कि हाँ दिस इज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, तो उन्होंने तो उनको अप्रोच किया, उनको रिक्वेस्ट की कि आप जयपुर चलिए, आप वहीं पर रह करके आपका जो भी अध्ययन करना है, जो कुछ भी करना है, आप जयपुर में रह करके करिए। भाई मेरी रोटी सब्जी की व्यवस्था, नमक रोटी की व्यवस्था आपको कुछ नहीं करना है, सारी की सारी व्यवस्था आपकी हम करेंगे। और इतना ही नहीं, पंडित जी के रहने के लिए कहते हैं 2 मंजिला घर बांध दिया। देखो कितनी व्यवस्था करते हैं विद्वान के लिए, और डेफिनेटली उतना कैलिबर भी वे रखते थे, इसलिए तो उनके लिए इतनी व्यवस्था की थी। पंडित जी साहब ने अपनी तरफ से एक शब्द से, एक लफ्ज भी कुछ नहीं कहा था कि मेरे लिए, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे मेरे लिए इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, आप इतनी भी व्यवस्था नहीं कर सकते क्या, ये फलाना ढिमका। आज के विद्वानों जैसा नहीं कि आप इतना भी नहीं कर सकते क्या, ये भी नहीं हो पाता है क्या, हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं हो सकती क्या, हमें तो ऐसे ही कमरा चाहिए, हमें तो वही चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ, दीवानों ने स्वयं उनको 2 मंजिला घर दिया, और उनको नौकरों की तरह नहीं रखा, उनकी सेवा में नौकर रखे, और इतना भर दिया उनके घर को अनाज के बोरों से, चांदी के बर्तनों से, मतलब अपूर्व सामग्री भर दी उन्होंने पंडित जी के घर में, सब प्रकार की अनुकूलता है, और कहा बस आपको पढ़ना है, पढ़ाना है।
और उसके बाद से फुल फ्लेज वो वही काम करने लगे। फिलोसफी, ही स्टार्टेड टू प्रीच एंड प्रैक्टिस फिलोसफी 100% बाय प्रोफेशन। वो बाय प्रोफेशन ही, वैसे पहले तो प्रोफेशन क्या था उनका, पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फिर अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ करके अब प्रोफेसर बन गए। और प्रोफेसर मतलब विद्वान बन गए। वैसे विद्वान तो थे ही, बट अभी होल एंड सोल यही काम करने लग गए। और फिर उसके बाद में उन्होंने कई सारी और विशेष टीकाएं लिखी। उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका चालू की, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक चालू किया। और आप जानते ही है, उनको चिट्ठियां तो लगभग हर रोज आती थी, और पूरे देश में से चिट्ठियां आती है कहती है, और देश ही नहीं विदेश से भी चिट्ठियां आती है। तो जानते हैं तब होता कैसे था? होता ऐसे था कि जितनी भी चिट्ठियां आती थी वे चिट्ठियां वहाँ पर पंडित जी के नीचे, अब होता है ना कि जैसे कंपनी का मालिक सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे उसके थोड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो अच्छी पकड़ रखते हैं, भले ही मालिक नहीं है परंतु व्यापार के ऊपर, कंपनी के ऊपर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे डायरेक्टर लोग, और उनके नीचे फिर और मैनेजर लोग होते हैं। तो जब पंडित जी साहब एक प्रकार से समझिए वहाँ के राजा थे, शहंशाह थे, उस सभा के नायक थे। अब उनके सानिध्य में कई सारे और विद्वान भी अवश्य ही रहेंगे। तो जितनी भी चिट्ठियाँ आती थी पहले वे विद्वान आपस में चर्चा करते थे, उसका आपस में चर्चा करने के बाद क्या उत्तर देना चाहिए सब निर्णय करते थे, फिर पंडित जी साहब के साथ चर्चा करते थे, और फिर उसकी चिट्ठी के रूप में उत्तर लिख दिया जाता था। और ऐसे में उनका पूरा जीवन चलने लगा था। मतलब विचार कीजिए। हाँ, और उन्होंने बाय हार्ट, बाय सोल अपने को, स्वयं को डेडिकेट कर दिया था, डिवोट कर दिया था कि अब मुझे बस यही काम करना है। तो अपनी बात कहाँ से चली थी? हाँ, तो वालचंद जी दीवान और रतनचंद जी दीवान, उन्होंने पंडित जी के घर को भर दिया था। अरे इतना ही नहीं, उनके समाधि के बाद जब पंडित जी को मारा गया, उसके बाद उनके पूरे घर की तलाशी ली गई, झड़ती ली गई, और झड़ती में उनके घर की छोड़िए, उनके नौकर के घर में जानते हैं क्या क्या मिला? अनाज के इतने सारे बोरे, चांदी के बर्तन, आदि आदि कितने सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। एक पूरी लिस्ट ही निकाली गई थी, इतनी सारी वस्तुएं नौकर के घर में रखी थी। तो अब विचार कीजिए पंडित जी साहब के घर में तो कितनी संपन्नता रखी होगी। समझ में आ रहा है? तो विद्वान की कदर करना जानते थे। और आज से देखिए बुरा हाल ऐसा है, विद्वान चाहता है एकदम टिप टॉप व्यवस्था होना, और कई जगहों पर तो देखने में आता है कि विद्वान की कोई कदर ही नहीं करता है। विद्वान ने कहा बस एक कान से डाल दी, दूसरे कान से उतार दी, हाँ धन्य हो पंडित जी, धन्य हो पंडित जी, ऐसा कह करके छोड़ तो देते हैं, परंतु कीमत कोई रखता नहीं है। यहाँ पर वैसी बात नहीं थी। विद्वान ने कहा है, पंडित ने कहा है, और पंडित ने कई बार एक प्रकार से सिर माथे, कहते हैं ना आपकी आज्ञा सिर माथे, पंडित जी ने कहा जो बोला सो फाइनल, अब उसके आगे कुछ नहीं। क्यों? अरे वे एक प्रकार से पंडित जी को नहीं देखते थे। वहाँ उस समय में समाज भी ऐसे विचार करती थी, ये पंडित जी नहीं है, यहाँ पर तो साक्षात भगवान आकर के हमें उपदेश दे रहे हैं। बस फर्क इतना पड़ रहा है कि भगवान ने पंडित जी साहब को कुछ अप्रत्यक्ष रूप से उपदेश दिया होगा जिनवानी आदि के माध्यम से, और पंडित जी बस वो हमें पास ऑन कर रहे हैं। तो पंडित जी ने देखते थे वहाँ पर साक्षात भगवान आकर के हमें ये ऐसा उपदेश दे रहे हैं, ऐसा समझते थे। इसलिए तो कल अपन एक शब्द पढ़ा, उनसे समाधान प्राप्त करके स्वयं को कृतकृत्य मानते थे। आया था नहीं है शब्द, बस मैं इसी की तरफ पूरा संकेत कर रहा था। चलिए आज थोड़ा आगे बढ़ना है। कल अपन पृष्ठ क्रमांक पर 15 थे, कल एक ही पैराग्राफ अपना पढ़ना हुआ था। आज थोड़ा सा अगला पैराग्राफ रैपिडली रीड करेंगे। तहाँ निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैत्यालय आए महापुण्य उपार्जय दीर्घ काल तक संचा पाप ताका क्षय करे। ये कौन लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है? रायमल जी। बराबर, ये रायमल जी लिख रहे हैं। किसमें? जीवन पत्रिका। उस समय में कोई पत्रिका निकालते थे जिसका नाम जीवन पत्रिका था, तो उसमें लिख रहे थे।
क्या कह रहे हैं, तहाँ निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक कीसी नाई चैत्यालय आए महापुण्य उपार्जय दीर्घ काल का संचय पाप ताका क्षय कर। देखिए कितनी सुमधुर और भाव भरे शब्दों से उन्होंने इस पंक्ति की भी रचना की है। आप ये समझ सकते हैं, हजारों पुरुष और स्त्री पुरुष ऐसा देखिए। हाँ चलिए मैं वो बात आगे करूँगा थोड़ी। हजारा स्त्री पुरुष वहाँ पर आते थे शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए। महापुण्य उपार्जय, महापुण्य का उपार्जन करते थे और दीर्घ काल का संचय पाप ताका क्षय करे। पंडित कह रहा हूँ मैं, आचार्य समंतभद्र इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, रुधिरमलम गृह कर्म नापिंचितम कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। हालांकि वहाँ पर दान का प्रकरण चल रहा है, मानता हूँ मैं, किंतु वो बात हम यहाँ पर अभी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आहार दान की बात कही होगी, यहाँ पर ज्ञान दान की बात चल रही है, तो ज्ञान दान ही क्यों ना हो, उसके माध्यम से हो क्या रहा है, गृह कर्म नापि निश्चितम, गृहस्थी में रह करके जितने भी संचित कर्म थे, कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम, उससे विमुक्त होते हैं दान दे करके, ज्ञान दान दे करके और ज्ञान दान ले करके, ज्ञान का लाभ ले करके भी कर्मों का नाश करते थे। कैसे, रुधिरमलम धावते वारी, जिस प्रकार कपड़े पर लगा खून का धब्बा पानी के संपर्क मात्र से धुल जाता है, साफ हो जाता है, उसी प्रकार दान देने मात्र से और ज्ञान दान और ज्ञान लाभ दोनों के माध्यम से अपने सारे कर्म धुल जाते हैं। ये यहाँ पर अर्थ समझ सकते हैं आप, ठीक है। 150 भाई पूजा करने वाले पाइए, वहाँ पर 150 लोग पूजा करने वाले थे। 150 भाषा शास्त्र बांचने वाले पाइए, भाषा शास्त्र मतलब ढूंढारी भाषा, ब्रज भाषा, कुछ भी कहिए, सॉरी। 10-20 संस्कृत शास्त्र बांचने वाले पाइए। एक आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं, 150 भाषा शास्त्र वाले और 10-20 संस्कृत शास्त्र वाले। ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। भाषा शास्त्र पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, संस्कृत शास्त्र पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा क्यों? कोई एक प्रॉपर लॉजिकल उत्तर मैं अपेक्षित रखता हूँ। क्योंकि अपने आम भाषा को तो ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं ना। ओके, अब हिंदी है तो हम लोग तो हिंदी अच्छी तरह पकड़ लेंगे, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। बराबर सही समझा आपने। ये आपका एक पहला तर्क बिल्कुल सही था। दूसरा एक और तर्क है, वो लोकल लैंग्वेज रहती है, वही लगभग वही बात हो गई। हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं, ये वही तर्क हो गया। तो सबकी बुद्धि इतनी नहीं होती है ना कि जो संस्कृत पढ़ सके। राइट, आप उत्तर के बहुत करीब आ गए हैं। देखिए ये है क्या, ये पंचम काल है और अवसर पीढ़ी का पंचम काल है। तो होता क्या है, जैसे जैसे काल उतरता जाता है, मतलब पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आते जाता है, उसमें होता क्या है, ग्रेजुअली स्थिति नहीं क्या है, बुद्धि, बल, शक्ति और क्या हो गया, आयु, ये सब घटते जाते हैं। संस्कृत को समझने वाले पहले हुआ करते थे, परंतु जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे संस्कृत को समझने वाले लोग कम होते गए। और इसलिए आप देखिए, आप तुरंत समझ सकते हैं, एक वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि संस्कृत पढ़ने मतलब बुद्धि क्षीण होती जा रही है, परंतु फिर भी वे प्रयास तो जरूर कर रहे हैं संस्कृत में पढ़ने का, मूल भाषा में पढ़ने का। 150 जने चर्चा करने वाले पाइए, कोई शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, कोई चर्चा वार्ता कर रहा है, तत्व चर्चा होती है नहीं होती है? जी बिल्कुल होती है। कल पंडित जी ने हमें गोमटसार में मोहनीय कर्म के बारे में समझाया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मोहनीय कर्म के बारे में समझाया। क्या था कल मोहनीय के 2 भेद क्या बताए थे? हाँ, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय, अच्छा पहले तो मोहनीय की परिभाषा क्या बताई थी कि
जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान होता है, तब उस असावधानी में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। अब ये मैं अपने एक डायलॉग आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की चर्चा होती होगी, ठीक है। तो ऐसी चर्चा फिर वे रिकॉल करते हो, हाँ पंडित जी ने ऐसा कहा था, अच्छा इसका आशय क्या है और इसमें से कुछ भेद प्रभेद की भी बात निकलती है क्या। हाँ, तो जो स्वरूप क्या कहते हैं, जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर, ऐसा कह करके पंडित जी साहब ने, याद आ रहा है, दर्शन मोह की चर्चा की थी और स्वरूपाचरण में असावधान कह करके उन्होंने चारित्र मोह की चर्चा की थी। इससे फलित हुआ कि दर्शन मोह के दो भेद होंगे, दर्शन मोह मोहनीय के दो भेद होंगे, दर्शन मोह और चारित्र मोह। इस तरह से वे चर्चा करते होंगे डेफिनेटली, और जरूरी नहीं कोई हाई फाई चर्चा करते होंगे कि परमत का खंडन करते होंगे, सोमत का मंडन है। तुम जानते हो बौद्ध मत में ये सब क्या कहते हैं वो, अधिदैविक, अधिभौतिक और कुछ तो भी एक शब्द है मैं भूल रहा हूँ। तो इन सब क्लिष्ट बातों की चर्चा करते हो? नहीं, ये सामान्य चर्चा ही तो चर्चा होती है। जरूरी थोड़ी ना कि डिस्कशन का मतलब एकदम हाई फाई टॉप लेवल डिस्कशन होना चाहिए। चर्चा तो किसी भी स्तर की हो सकती है। अरे नमोकार मंत्र की भी चर्चा हो सकती है। नमोकार मंत्र की ये बात है, वहां पर चलो बताओ कितने अक्षर थे, तो 35 अक्षर थे कुल। कैसे आया? 7 5 7 7 9, याद आ रहा है क्या? अपन ने चर्चा की है। कहाँ पर? अरे रत्नाकर श्रावकाचार्य कहाँ? ध्यान के लिए आया था ना तभी। अरे क्या हो गया? रिजल्ट रत्नाकर श्रावकाचार्य का लगा है पर भूल गए कि द्रव्य संग्रह भी पड़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ आपने समझ सकता हूँ, थोड़ा ग्रंथ फ्लिप हो गया होगा, कोई बात नहीं। आपका आशय मैं समझ गया कि आपका आशय तो सही था, बट उस शब्द कभी कभी गलत निकल जाता है। तो द्रव्य संग्रह में अपन ने पढ़ा था कि 35 16 56 बराबर, तो उसमें अपन ने सारी चर्चा की हुई है। तो इसकी भी चर्चा हो सकती है, तो चर्चा किसी भी स्तर की हो सकती है। आगे, और नित्यान की सभा के शास्त्र का व्याख्यान विषय 5 से 7 से पुरुष, 3 से 4 से स्त्रीजन, सब मिली 1012 से पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करे। क्या कहा? 1012 से पुरुष स्त्री। आज मुझे एक हाथ ऐसा पंडाल दिखाइए जहां पर 1000 जन बैठ पाते हो। नहीं पॉसिबल है। मतलब आज जो 2.5 पेड़ी का मंदिर है ना, 2.5 पेड़ी का ही मंदिर है ना वो, जहाँ पंडित जी स्वाध्याय कराते थे, वही बराबर 2.5 पेड़ी का मंदिर है शायद। तो वहाँ पर मतलब हो सकता है पहले वो बहुत विशाल हुआ करता होगा और वहाँ फिर स्वाध्याय कराते होंगे, या फिर यहाँ इन्होंने जो कहा है नित्यान की सभा, नित्यान की सभा मतलब सुबह एक चलती होगी, दोपहर में एक चलती होगी, शाम को एक चलती होगी, तो तीनों कालों की मिला करके ये फिगर दी होगी 1000-1200। ऐसा भी एक अपेक्षा हो सकती है, या फिर वास्तव में ऐसा होगा भी कि एक टाइम में 1000-1200 लोग आते होंगे, ऐसी भी बात संभव है। ठीक है, तो हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं, परंतु 1000-1200 पुरुष के कम बात है क्या? 1000-1200 लोग रोज की सभा में आना। और आज तो ऐसा है नहीं कि लाइव स्ट्रीमिंग चला दिया और हाँ हमें पंडित जी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम यूट्यूब पर देख लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। ना ही तो वैसी कुछ व्यवस्था थी कि आज यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर 100 मीटर पर कोई एक व्यक्ति है साधन में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर स्पीकर की व्यवस्था कर दी, तो मैं यहाँ माइक से बोल रहा हूँ, हाँ उसको स्पीकर से सुनाई दे रहा है। ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कैसी चर्चा होती होगी वहाँ पर? तो मैंने जितना समझा सुना है, होता क्या होगा, पंडित साहब बैठते होंगे बीच में, ठीक है, अब उनको घेर करके कुछ एक 50 लोग बैठते होंगे पूरा घेर करके, ठीक है, आगे पीछे। अब मान के चलिए 10 रो, 5 रो खत्म हो गया, 10 रो खत्म हो गई, वहां पर एक आदमी, एक विद्वान खड़ा रहता था और पंडित साहब ने कहा क्या
कि मोहनीय के दो भेद है, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय। तो जो वाक्य उन्होंने कहा वो जो पहला खड़ा व्यक्ति है उसने सुना और फिर आगे और जो 10 रोज थी फिर आगे के लोगों को कहा और फिर उसके बाद पुनः एक और विद्वान खड़ा रहता था, फिर वो इस व्यक्ति की बात सुनता था, फिर और एक विद्वान, ऐसे 10-10 के रो में रह करके लोग बैठ जाते थे। और फिर जब लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति हाथ ऊपर करता था, हाँ दर्शन मोहनीय के दो भेद हैं, चारित्र मोहनीय, अरे क्या बोलूं, मोहनीय के दो भेद है, दर्शन मोह चारित्र मोह, या फिर बस हाथ भी खड़ा कर दे तो ये इशारा समझ लिया जाता था कि हाँ मैंने कही हुई बात आखिरी तक पहुंच गई है। फिर पंडित साहब दूसरा स्टेटमेंट करते थे, दर्शन मोहनीय के 3 भेद। इस तरह से चर्चा चलती होगी, वरना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। माइक था नहीं उस समय में, स्पीकर थे नहीं उस समय में, चर्चा करेंगे तो हम कैसे करेंगे? और इतना जोर से तो बोल भी नहीं सकते कि यहाँ बैठे और 1000वें व्यक्ति को सुने दे। 1000 व्यक्ति कोई छोटी, 1000 लोग कोई छोटी अमाउंट थोड़ी ना, बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो वहाँ तक आवाज़ पहुँचने के लिए इसी प्रकार की कोई व्यवस्था होती होगी, ऐसा अनुमान लगता है। ठीक है, कहाँ थे? हाँ आगे, श्रवण करे 20-30 बाया शास्त्राभ्यास करे। क्या कहा? 20-30 बाया। बाया मतलब भाया, ए भाया मुन्ना भाई भाया, नहीं, अरे बाया मतलब ये मारवाड़ी शब्द है, जहाँ पर किसी स्त्री को बाया कहा जाता था। बाई का एक क्या कहना चाहिए, बहुवचनी शब्द बाया हो जाता था मारवाड़ी में, मारवाड़ी भाषा में। तो 20-30 बाया शास्त्र, स्वयं शास्त्राभ्यास करती थी और करती थी। मतलब एक प्रकार से समझिए महिलाओं का भी आपस में एक छोटा सा ग्रुप था, जहाँ पर वे एक दूसरों को शिक्षा दीक्षा दिया करती थी कि किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सब बातें स्त्रियां भी अपने आप में करती थी। मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि पहले के ज़माने में स्त्रियों का कुछ रोल ही नहीं था, उनको कुछ आगे ही नहीं दिया जाता था। ये घटना या ये बात पढ़ करके हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि उस समय में समाज ने भी ये समझ लिया था कि अगर स्त्रियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा तो ये समाज और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। इसलिए उनके भी शिक्षा दीक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। तो 20-30 बाया, और ये कोई छोटी बात नहीं है 20-30 बाया भी। क्यों? आप स्वयं विचार कीजिए। अब उस समय, उस जमाने में चलिए, उस समय में अब देखिए राजस्थान है। अब राजस्थान में भी पहले के ज़माने में पूरी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। चाचा, ताऊ, काका, पापा, बहन, बुआ, दादा के भाई, पूरी बड़ी फैमिली हुआ करती। कम से कम 40-50 लोगों की तो एक फैमिली हुआ ही करती थी। अब ऐसे में इन सबके भोजन पानी की व्यवस्था करनी है, आए हुए मेहमानों का आदर आतिथ्य करना है, तो वहाँ उस समय में स्त्री तो पूरी थक जाती होगी, इतना काम करने के बाद ही थक जाती होगी। उसके बावजूद भी वो शास्त्राभ्यास में अपना समय दे रही है। मतलब विचारणीय बात है। स्त्रियों में भी शास्त्राभ्यास करने की, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की कितनी तीव्र जिज्ञासा होगी, और समाज ने भी इसको स्वीकार किया होगा। मतलब सराहनीय है ये बात। और ऐसी कुछ बात हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, जो कि एक प्रकार से देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? आज कितने तो भी चैनल्स है जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है। और ये आज जो चल रहा है ना, महिला सशक्तिकरण, अरे बेकार की तुम्हारी बातें हैं। हमारे जैन धर्म में तो महिला सशक्तिकरण कब से चलता आ रहा है? जब से आदिनाथ भगवान है। आदिनाथ भगवान ही क्यों, जब से तीर्थंकरों की परंपरा है, उस समय में गणिनी आरिका तो होती ही होती है गणिनी आरिका। मुझे बताइए, आदिनाथ भगवान के समय में गणिनी आरिका कौन थी? हे भगवान, प्रथमानी पे तुमने ब्राह्मी सुंदरी थी। हाँ, क्या हरे क्या शास्त्री किए। और महावीर भगवान के काल में करेक्ट, उस समय में चंदन वाला गणिनी आरिका थी। ठीक है, तो गणिनी आरिका तब से हुआ करती है। और हाँ, ये भी बात
बराबर बताती है कि हाँ, महिलाओं का बराबर से सशक्तिकरण किया गया था। हाँ, तो इसमें से बात फलित होती है। ठीक है, तो 20-30 बाया शास्त्राभ्यास करें, मतलब डेफिनेटली इट्स कमेंडेबल कि इतना सब काम करने के बाद भी वे शास्त्राभ्यास करती थी। और आज तो देखा, एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है आज तो थोड़ा उल्टा हो गया है। मेरे जितने ऑब्जर्वेशन में है, जितनी भी महिलाएं देखने में आती है वे ही तत्व ज्ञान से च्युत होती हुई देखी जा रही है मेरे ऑब्जर्वेशन में। आपका ऑब्जर्वेशन अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं इसको विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट है सो फैक्ट है। और जब तक इस तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तत्वज्ञान पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं कराया जाएगा, और सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक की बात नहीं है, उसका जीवन में एप्लीकेशन नहीं कराया जाएगा, तब तक ये समाज डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ सकता है। खैर, जो कुछ भी बात है अपन अभी ज़्यादा उस पर ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। आगे, देश देश का प्रश्न यहाँ आवे, तिनका समाधान होए वहाँ पहुँचे, इत्यादि अद्भुत महिमा चतुर्थ कालवत या नग्न विषय जिन धर्म की प्रवृत्ति पाइए है। क्या कहा? चतुर्थ कालवत व्यवस्था। चतुर्थ कालवत क्यों कहा? अरे चतुर्थ काल में तीर्थंकरों की व्यवस्था थी, और जिस प्रकार तीर्थंकर का समोषण लगता, तीर्थंकर रहते थे बीचों बीच, उनको घेर करके पूरी पब्लिक बैठती थी, बस ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ पर भी थी। पंडित जी साहब बैठते थे बीचों बीच, उनको घेर करके पूरी पब्लिक बैठ जाती थी और शास्त्राभ्यास करती थी, धर्म का श्रवण करती थी। इसलिए उन्होंने कंपैरिजन कैसा किया कि चतुर्थ कालवत यहाँ पर व्यवस्था पाई जाती थी। ठीक है, वैसे एक बात सहज में याद आ ही गई है, पंडित साहब के लिए एक उपाधि का प्रयोग किया जाता है, आचार्य कल्प। मुझे याद आ गया तो मैं सही में कह ही देता हूँ, आगे पेंडिंग न हो। आचार्य कल्प क्यों कहा जाता होगा? वैसे ये जो बात कह रहा हूँ ना आगे, करेक्ट, बहुत अच्छा। वैसे जो ये मैंने जो अभी प्रकरण उठाया है, ये आप आगे के एक दो पैराग्राफ को ध्यान में रख करके आप समझ सकते हैं कि मैंने ये क्यों उठाया है। तो कहाँ तक आए थे? हाँ, आचार्य कल्प की उपाधि दी थी, आचार्य जैसा काम किया। अरे आचार्य जैसा काम किया, आचार्य ही ऐसा शब्द क्यों मिला उनको? क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा, हाँ, पढ़ने पढ़ाने का काम तो वैसे उपाध्याय का होता है फिर। हमारी माता जी ने कहा कि पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, तो वास्तव में अगर आप देखेंगे पढ़ने पढ़ाने का काम तो उपाध्याय का होता है एक प्रकार से देखा जाए तो। ऐसा नहीं कि आचार्य पढ़ाते नहीं है, किंतु एक डिफाइंड जो क्या कहना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाया है कि आपको पढ़ना ही है और पढ़ाना ही है, ये तो उपाध्याय को दिया जाता। आचार्य तो संचालन में लगे हुए थे। पंडित जी साहब जिस दौर से गुजर रहे थे उस काल में एक भी दिगंबर मुनिराज नहीं होते थे। आपको पता है ना, लगभग 400-500 साल का खंड पड़ गया था, और मतलब जहाँ पर एक भी दिगंबर जैन मुनि नहीं हुआ था, इतनी परंपरा खंडित हो गई थी, टूट गई थी। और फिर उसके बाद में इस परंपरा को कौन तोड़, मतलब क्या कहना चाहिए, इस अंतर को किसने तोड़ा? जोर से बोलिए ना। बराबर, शांति सागर महाराज, ये एक प्रकार से कह सकते हैं इन्होंने दिगंबरत्व को पुनर्जन्म दिया, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो शांति सागर महाराज भी कब होकर के गए? अभी आज़ादी के काल में होकर के 1947 उसके आसपास में होकर के गए हैं, बराबर। तो इतने काल तक खंड पड़ गया था। हाँ, ठीक है, डेफिनेटली वे 1900 के आसपास उन्होंने कुछ दीक्षा ली होगी, नो डाउट, बट उन्होंने परंपरा फिर से चालू की। इतना खंड पड़ गया था और उस समय में एक भी दिगंबर जैन मुनि नहीं था, जितना भी था सब 20 पंथ था, श्वेतांबर मत था। परंतु ऐसा हो, और देखिए ना, इसीलिए तो आपको एक शब्द मिलेगा, होंगे कहीं दूर अगम्य क्षेत्र में। पंडित साहब ने ऐसा क्यों लिखा होगा? अब थोड़ा सामाजिक स्थिति को विचार कीजिए, क्योंकि वहां पर कोई दिगंबर संत थे ही नहीं।
इसलिए उनको लिखना पड़ा। होंगे किसी दूर अगम्य क्षेत्र में, परंतु जहां पर भी होंगे इसी स्वरूप के साथ पाए जाते होंगे। क्या? 28 मूल गुणों का यथावत पालन, निरतिचार पालन, इसी स्वरूप के साथ दिगंबर मुनिराज पाए जाएंगे, ये इनको पूरा दृढ़ निश्चय था। और इसी के आधार से तो उन्होंने परमत की खंडन आदि भी तो किया है। ठीक है, देखिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े पंडित जी के ज्ञान शिक्षा उन्होंने कैसे ग्रहण की, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पंडित जी साहब का मेल मिलाप रायमल जी के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, इस सब की तो चर्चा अपन कर ही चुके हैं। किंतु अब थोड़ा अपन एक कदम पीछे आकर के पंडित जी के जीवनी के बारे में थोड़ा सोचते हैं। पंडित जी का जीवन कैसा था, पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनका बायो, हाउ डज हिज बायोडाटा लुक लाइक, उनके बायोडाटा कैसा है, तो पूरी बायोडाटा की अब चर्चा की जा रही है। तो कहते हैं उनके पिताजी का नाम जोगीदास जी था और माता का नाम रंभा देवी था। इनके 2 पुत्र थे, एक हरिचंद और दूसरा गुमानी राम। हरिचंद जो प्रथम पुत्र थे उनके बारे में ऐसी कुछ खास जानकारी मिलती है नहीं, और जो द्वितीय पुत्र थे गुमानी राम, ये इन्हीं के समान सुभट, सुभट मतलब अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान थे। कहते हैं ना बाप से बेटा सवई, हाँ अब एक प्रकार से वैसा भी कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके नाम से एक अलग सा पंथ ही चल पड़ा, गुमान पंथ, गुमानी पंथ भी कोई कोई कहते हैं। मतलब इतनी पॉपुलैरिटी गुमानी राम जी को मिल गई थी। तो ये भी उन्हीं के समान प्रतिभाशाली एक व्यक्ति रहे, विद्वान रहे हैं। तो ये तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो गई। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं जैसे आपको थोड़ा सा एंटरटेन हो इसके लिए मैं ऐसा कहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सीए, एक मुनीम थे, बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में कहना हो तो एक मुनीम थे, अकाउंटेंट थे। थोड़ा सा एक हाईफाई शब्द यूज करना तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एक सीए थे। ठीक है, तो फाइनेंस के भी डॉक्टर थे और अध्यात्म के तो डॉक्टर थे ही थे। खैर क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो उन्होंने अपने धनार्जन के लिए मुनि में की काम करते थे, उस हिसाब से उनके पास अकाउंटिंग का नॉलेज था। परंतु जिन धर्म की अपेक्षा से जो उन्होंने इतना तत्वाभ्यास किया है, उसका अभ्यास उन्होंने कैसे किया? तो कहते हैं उस समय में शैलियाँ चलती थी। क्या कहा? जैसे आज के ज़माने में ये चलती है ना, गुरुकुल आदि चलते हैं, उसी प्रकार से कुछ काल पहले टोडरमल जी के समय में शैलियाँ चलती थी। सबसे पहली शैली, ये आपकी जानकारी है, ये इन्फॉर्मेशन आप लिख करके रखिए, आपको जस्ट एक जनरल नॉलेज पता होना चाहिए कि किस प्रकार पंडित जी भी सीखे हैं। तो सबसे पहली शैली आगरा में थी, और जिसमें से अगर कोई सीख करके निकला होगा तो वे थे पंडित बनारसी दास जी। डेफिनेटली पहले पंडित बनारसी दास जी हुए हैं, उसी के बाद में पंडित टोडरमल जी हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? मैंने दयानंद राय जी का या अभी क्या कहा? बनारसी दास, बराबर, दयानंद राय जी को बनारसी दास जी। तो बनारसी दास जी पहले होकर के गए जिन्होंने आगरा की शैली में अध्ययन किया। अब उसके बाद और 2 शैलियाँ चालू हुई, एक कामा में और एक जयपुर में। क्या कहा? एक सांगानेर कहिए, जयपुर कहिए, लगभग एक ही बात आप समझ सकते हैं। सांगानेर या जयपुर में तीसरी शैली चालू हुई थी। तो जो तीसरी शैली थी, पंडित साहब ने वहाँ से अध्ययन किया था, जयपुर की शैली में से। और क्या हो रहा है? एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, तीसरी शैली में, शैली नहीं, शैली, स क्या कहे अभी? समुद्र का स। ओके, तीसरी शैली में वे पढ़े थे। उसके बाद में उनका कुछ अध्ययन
पंडित बंशीधर के माध्यम से भी हुआ था। मतलब अब यूँ कह सकते हैं पंडित बंशीधर जी ने भी उनको थोड़ा बहुत ट्रेन किया था। हाँ, परंतु आगे वे स्वयं लिखते हैं क्या कि शास्त्र विषय लिखा नहीं और बताने वाला मिला नहीं। मतलब हमने जो ग्रंथ भी पढ़े हैं वो स्वयं के अध्ययन से ही पढ़े हैं, और जितनी हमारी बुद्धि ने हमको सपोर्ट किया उतना हम पढ़ते गए। ऐसा बताने वाला हमको कोई मिल नहीं पाया। अब अभी तो आप कह रहे थे कि बंशीधर जी ने उनको सपोर्ट दिया। अरे होता है ना कि समंदर में बूंद बराबर, जो शायद ही कोई मायने रखती होगी। ऐसा हुआ होगा कि वे दूसरी जगह कहीं चले गए होंगे, उनसे पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाएगा, कुछ भी हुआ होगा, तो उनसे तो पढ़ने का अवसर तो उनको मिला नहीं, बंशीधर जी से। और उन्होंने स्वयं से ही पूरा अध्ययन किया। अच्छा, इसमें से एक और बात फलित होती है। हाँ, आप क्लासेस लगा करके पढ़िए, आप स्वयं से अध्ययन कीजिए। जब आप स्वयं से अध्ययन करते हैं ना, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है। जो क्लासेस में से समझते हैं ना, उनसे कई गुना ज़्यादा आप जब स्व अध्ययन करते हैं उसमें समझ में आती है। कैसे? अरे क्लास में जब भी पढ़ाया जाता है, हमारी प्राय ये मानसिकता होती है कि हाँ, सामने वाला जितना बोल रहा है उतना सुनो, सामने वाला जितना बोल रहा है उतना सुनो। हम आउट ऑफ द बॉक्स जा करके विचार करने की जो शक्ति होती है, या एक प्रकार से जो अपनी एबिलिटी होती है, वो ख़त्म कर देते हैं। जब स्वयं से पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों कहा होगा। वाइवा एनालिसिस हम बहुत अच्छे से चालू करते हैं। इसका तर्क क्या होगा, आचार्य ने ऐसी बात क्यों लिखी होगी, विद्वानों ने ये बात क्यों नहीं लिखी होगी, ये सब बातें हैं। तो इनकी चर्चा क्या कहता था, सही है नहीं, चर्चा ही कह रहा हूँ मैं। स्वयं जब अध्ययन करते हैं तब ख्याल में आता है। तो स्वयं, और देखिए ना, आज जितने भी बड़ी हस्तियां हैं साहित्य के फील्ड में, सभी ने आपको स्वयं अध्ययन किए हुए वाले ही मिलेंगे। द फर्स्ट पर्सन टू नेम आचार्य कुंद। आचार्य कुंद कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, जरा बताना? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? मेलबर्न यूनिवर्सिटी में? कौन से में? इसी में नहीं, अपने आत्मा की यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए थे। स्वयं से ही उन्होंने अध्ययन किया और इतने 84 पाउंड की उन्होंने रचना कर दी थी अपने। और कौन है? पंडित टोडरमल जी तो है ही। उन्होंने पूरा का पूरा स्वयं से पढ़ पढ़ करके पूरा नॉलेज डेवलप किया है। ठीक है, और साहित्य के बारे में वैसी बात आ ही गई है, तो जो कालिदास भी है ना, कालिदास ने भी जितना भी आज संस्कृत में साहित्य लिखा है, ये पूरा का पूरा स्वाध्याय के ऊपर, सेल्फ स्टडी के ऊपर ही पूरा बेस बनाया है। कालिदास ने किसी को नहीं पढ़ा था, संस्कृत पढ़ने के लिए कालिदास ने किसी को नहीं पढ़ा था, परंतु आज संस्कृत पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को पढ़ता है। पंडित टोडरमल जी ने किसी को नहीं पढ़ा था, परंतु हाँ, किसी को पढ़ा नहीं था, किसी को सुना नहीं था, परंतु आज ऐसा एक प्रवचन नहीं जाता जहाँ पर पंडित जी साहब के वचन इस चर्चा के माध्यम से आते नहीं। ऐसी बात है, काम ही ऐसा किया है तो उसकी वैल्यू तो आंके बिना रहेगा ही नहीं। डेफिनेटली वो पारखी होता है ना, वो बराबर कीमत समझ लेता है। हीरा मुखसो ना कहे बड़ो हमारो मूल, या मैं बहुत मौल्यवान हूँ, ऐसा हीरा चीख करके पुकार करके नहीं कहता है कि मेरी बहुत वैल्यू है ना, कुछ नहीं कहता है। पारखी बराबर हीरे को ढूंढता ही है। ठीक है, देखिए ना, वो एक फिल्म का डायलॉग भी है, 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। अब पंडित जी, और कल भी मैंने आपको पेशवा बाजीराव की बात कही थी, 1 दिन में 2.5 दिन का काम, ये क्या है? ये और ग्रंथ भी आप पढ़ेंगे ना, तो मैं
ऐसा भी कह सकता हूँ कि एक एक पेज में 2.5 पेज का अर्थ समाया हुआ। 2.5 भी बहुत कम हो गया, इससे भी बहुत अधिक सार प्रत्येक शब्द में समाया हुआ। आप ऐसा कह सकते हैं प्रत्येक शब्द में 2.5 शब्दों का अर्थ समाया हुआ है। इतने गूढ़तम, इतने गंभीर शब्द है। ठीक है। और पढ़ा, अध्ययन तो इन्होंने किया, संस्कृत आदि प्राकृत आदि के ग्रंथों को पढ़ा, परंतु जब बारी आई गोम्मटसार पढ़ने की, तब तो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। क्या? गोम्मटसार लिखा गया था कन्नड़ भाषा में। उनको गोम्मटसार कौन सी लिपि में मिला? कौन सी भाषा में मिला? कन्नड़ भाषा में मिला। जलेबी फाफड़ा तो और देखिए, प्रायः जितनी भी द्राविड़ी भाषाएं हैं वे थोड़ी क्लिष्ट ज़रूर होती है, बहुत क्लिष्ट होती है समझने के लिए। और ऐसी क्लिष्ट भाषा को पंडित जी साहब ने पहले समझा। और रहते कहाँ पर है? नॉर्थ में, जयपुर। पढ़ा क्या इन्होंने? कन्नड़ तो कन्नड़ पढ़ा, पहले कन्नड़ का अध्ययन किया, कन्नड़ समझा, कन्नड़ का व्याकरण आदि समझा, फिर कन्नड़ के ग्रंथों को पढ़ा। सिर्फ पढ़ा ही नहीं, उसको एनालाइज किया। और सिर्फ एनालाइज ही नहीं किया, कन्नड़ में बखूबी से बोलने भी लग गए। लिख तो नहीं पाए, परंतु कन्नड़ में बोलने लग गए। देखिए कितनी प्रोफिशिएंसी आई होगी उनको। और ये सब क्यों किया उन्होंने? जिज्ञासा। जिनागम की कोई भी बात किसी भी भाषा में लिखी हो, अरे मैं तो कह रहा हूँ चाइनीज भाषा में भी लिखी हो, जो तो समझते समझ में नहीं आती है, जापानीज भाषा समझते समझ में नहीं आती है पंडित साहब का ये कहना था, अगर वो भी भाषा सीखनी पड़ती तो मैं सीख लेता, एकमात्र जिनागम का अध्ययन करने के लिए। बस देखिए यहाँ पर ही बात लिखिए, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। नीचे आइए थोड़ा, दक्षिण देशसु 5-7 और ग्रंथ ताड़पत्रा विषय कर्नाटी लिपि में लिखा यहाँ पधारे है। क्या कहा? ग्रंथ आए हैं नहीं, ग्रंथ पधारे हैं। क्यों पधारे हैं? अरे सम ग्रैंड पर्सनैलिटी जब आती है तो कहा जाता है आइए पधारिए। घर का कोई मेहमान आता है, आओ घर में देखते हैं, आओ कहा जाता है। जब कोई मेहमान आदि आता है, कोई बड़ी हस्ती आती है, हम क्या कहते हैं? पधारिए, स्वागत है आपका। तो कहते हैं कि जब ग्रंथ आए तो वे पधारे हैं, मतलब कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ताकू मलजी बाचे हैं, वा का यथार्थ व्याख्यान करे हैं, वा कर्नाटी लिपि में लिख ही ले हैं। अरे लिख भी लेते हैं। हाँ, पढ़ना तो आता ही है, बोलना भी आता है और लिखना भी आता है। इतनी प्रोफिशिएंसी उन्होंने कन्नड़ पर भी ले ली। मतलब विचार कीजिए, उन्होंने पूरा ग्रामर पढ़ा होगा, सब शब्द पढ़े होंगे, और तब जाकर के उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की होती। अगर समझिए पंडित साहब को उस समय में जिज्ञासा जागृत नहीं होती ना कि अरे तो कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ कैसे सीखूँ, ये तो द्राविड़ी भाषा है, मैं नहीं सीख पाऊँगा, खेल खत्म। आज गोम्मटसार अपने सामने हो ही नहीं पाता, सम्यक ज्ञान चंद्रिका संभव ही नहीं थी। विचार कीजिए। चलिए, मुझे लगता है आज यही रुक जाते हैं, अपना समय भी हो गया है। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछा। हाँ, कल का आपने एक प्रश्न, कुमकुम जी आपका प्रश्न था ना, प्रश्न ज़रा एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मैं उत्तर तो लेकर के आया हूँ। जी भैया, ये था कि 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान पाया जाता है, वो प्रतिपाती कैसे? देखिए, तो जो मैंने आज पढ़ा, मैंने पिताजी के साथ भी चर्चा की, उसमें से फलितार्थ ये निकला कि 12वें गुणस्थान में जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो प्रतिपाती नहीं होगा। तो दूसरा शुक्ल ध्यान तो प्रतिपाती कहा जा सकता है ना किसी अपेक्षा से। कब? मात्र 11वें गुणस्थान में। क्या कहा? थोड़ा समझिए, ये सभी जन गौर कीजिए। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, ज़रा 5 मिनट ज़रा कॉन्सेंट्रेशन दीजिए, ठीक है। देखिए,
पहला कौन सा है? पृथकत्व, वितर्क, विचार। दूसरा कौन सा है? एकत्व, वितर्क, अविचार। बराबर। तो कहते हैं जो पृथकत्व, वितर्क, विचार है वो 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान में होता है। ऐसा किसका कहना है? ये तत्वार्थ सूत्र की परंपरा का कहना है। ठीक है। और कहते हैं कि 12वें गुणस्थान में तो सीधा एकत्व, वितर्क, अविचार नाम का शुक्ल ध्यान, द्वितीय शुक्ल ध्यान हो जाता है, जिसका फल कर्मों का क्षय है। ठीक है। अब देखिए जरा विचार कीजिए। जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, क्या कहा मैंने? दूसरा शुक्ल ध्यान कहां पर होता है? 12वें गुणस्थान। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आते हैं। धवलाकार की एक अपेक्षा है। वे कहते हैं कि दोनों भी शुक्ल ध्यान 11वें और 12वें दोनों भी गुणस्थानों में पाए जाते हैं। समझा नहीं? फिर से समझाइए। कहते हैं 11वें गुणस्थान का जो पूर्वार्ध है वहां पर पहला शुक्ल ध्यान, और 11वें गुणस्थान का जो उत्तरार्ध है वहां पर द्वितीय शुक्ल ध्यान। ठीक है। और जो 12वें गुणस्थान के भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कीजिए, तो पूर्वार्ध में पहला शुक्ल ध्यान, उत्तरार्ध में दूसरा शुक्ल ध्यान। अब कहते हैं कि जो 11वें गुणस्थान के दूसरे हिस्से में दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ है ना, मात्र वही प्रतिपाती कहला सकता है। वरना आप स्वयं लॉजिकली विचार करके कहिए, 12वें गुणस्थान में गया हुआ जीव, उसका जो ध्यान होगा वो प्रतिपाती कैसे कह सकेंगे? वो प्रतिपाती नहीं कह सकते हैं, नहीं ही कह सकते हैं, क्योंकि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है और वो कभी भी गिर नहीं सकता है। ठीक है। तो जो प्रतिपाती पने की बात आती है वो 11वें गुणस्थान की अपेक्षा आप समझना। ठीक है। जो दूसरा शुक्ल ध्यान क्या है? प्रतिपाती बताया है, वो 11वें गुणस्थान के उत्तरार्ध की अपेक्षा से ही जानना। क्लियर हो गया या और भी दिक्कत है? नहीं, क्लियर है। वो तो मैंने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था। बोला जी तो इतनी नहीं पढ़ रही है अभी, तो उस मतलब इसमें तो 12वें में सीधा लिखा था ना, 11वें में लिखा ही नहीं है बिल्कुल। वो तो सामान्य सुनिए, द्रव्य संग्रह में भी क्या लिखा है, मैंने भी अभी पढ़ा कि पृथकत्व, वितर्क, विचार, ये गुणस्थान ये कौन से गुणस्थान में पाया जाता है? तो कहते हैं 8, 9, 10, 11 इन 4 गुणस्थानों में पाया जाता है। ठीक है। और जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो कहाँ पर पाया जाता है? 8, 9, 10 में पाया जाता है। हैं? 12वें में? अरे 12वें में भी 12वें में पाया जाता है, या अज्यूम करके चल रहे हैं? नहीं, ये तो मतलब आपने वो बोल दिया, क्षय और उपशम की अपेक्षा। मतलब 8, 9, 10 में भी पहला ही पाया जाता है, लेकिन वो 6 की दृष्टि से 11वें में नहीं जाएगा ना, तो वो 10 में खत्म हो जाएगा। 6 समय दृष्टि। हाँ बराबर, चढ़ने वाली की दृष्टि बराबर। और 12वें में जब वो पहुंच जाएगा तब उसे दूसरा पढ़ता हुए तरफ होएगा, एकत्व तरफ होएगा वो 12वें में, और फिर वो केवल ज्ञान को प्राप्त करा। बराबर। मतलब कहने का निष्कर्ष इतना है, 12वें गुणस्थान का जो दूसरा शुक्ल ध्यान है धवलाकार की अपेक्षा से, वो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा ही करेगा। और जो 11वें गुणस्थान का शुक्ल ध्यान है उसमें आपको गिरना है। ठीक है। दूसरा शुक्ल ध्यान। ठीक है। चलिए, कोई और प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी जिनवाणी छुट्टी करेंगे। वैसे वो हमने वो पढ़ा था ना कि 8 अपकर्ष काल रहते हैं। हाँ। तो वो स्थिति जब भी कम ज्यादा होती है तो वो दूसरे पहले में समझो श्रेणिक राजा ने वो 33 सागर की आयुष्य बांधी थी। और अभी उनका जो कम अभी 84,000 रह गया। तो वो दूसरे अपकर्ष काल में ही होगा कि वो परिणामों से होगा? अभी एक बीच में प्रवचन सुना ना, उसमें ऐसे बोला कि अगर वो कम होना होता है ना तो ऐसे ही परिणामों से
वर्ष काल लगता है आयु बनता? नहीं 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 नहीं, देखिए आयु का जो कुछ भी होना है सब अपकर्ष काल में होगा, इतना तो आप पक्का समझ करके चलिए। आयु का जो कुछ भी होना है, घटना बढ़ना, देखिए विंडो 8 ही बार खुलती है, उन 8 बार की विंडो में ही आपका जो कुछ भी आपका अपकर्षण होना है, संक्रमण होना है, जो कुछ भी होना है अपकर्ष काल में ही होगा। आयु का अन्य कहीं कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए तो हम जब आपको याद आ रहा हो, मैं थोड़ा सा एक अन्य एंगल से आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जितने भी जब अपन ने क्या कहते हैं प्रदेश बंद की चर्चा की थी, बराबर, तो प्रदेश बंद में जीव जितने भी कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है उनको कितने कर्मों में बांटा था? एक दो तीन, एक समय प्रबंध ऐसे बांटा था? नहीं 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 नहीं, कर्मों में किस प्रकार से एक समय प्रबंध नहीं। आप क्या पूछ रहे हैं वापस? मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए प्रश्न फिर से, जब भी वर्तमान की अपनी स्थिति को समझिए, अपन अभी कर्म परमाणु को ग्रहण कर रहे हैं, बराबर, तो कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, उसका विनियोग कैसे होता है, मतलब कितने कर्मों में होता है? डेफिनेटली अब ज्ञानावरण तो अलग से कर्म परमाणु ग्रहण करेगा नहीं, जितने भी कर्म परमाणु एक समय में ग्रहण किए हैं वे कर्मों में बांट दिए जाते हैं। तो ऐसे कितने कर्मों में बांटते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कर रहे हैं 7 या 8 ऐसे। एक उत्तर दीजिए। आयु जब भी होगा ना तभी 8, बाकी 7 में ही होता है ऐसे। बराबर, तो एक प्रकार से आप समझिए आयु के लिए सिर्फ आपको एक ही बार चांस मिलता है। आपको अपकर्षण करना है, संक्रमण करना है, जो कुछ भी भले ही वो सत्ता में पड़ा है, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपको अपकर्षण संक्रमण जो कुछ भी करना है वो अपकर्ष काल में ही संभव हो पाएगा। जो ये बोल रही है वो प्रवचन मैंने नहीं सुना। क्या? वो उज्ज्वला शाह था ना, अभी 2 मिनट में वो आते हैं। उज्ज्वला शाह मैंने भी कल परसों में सुना वो। ओके। तो वो ये बोल रहे थे कि मतलब जब आयु कम तो हो जाती है, जैसे एकदम उसमें उन्होंने सम्मत दर्शन प्राप्त कर लिया, शाही सम्मत दर्शन प्राप्त कर लिया, तो साथ में उनको तो रह नहीं सकते थे। ये वो शाही सम्मत दर्शन की प्राप्ति में ही इन्हें पहले पहले नरक में ला दिया। ओके, आप ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे सम्मत दर्शन प्राप्त किया तो। ओके ओके, तो ये उनकी अपेक्षा ऐसी है, ठीक है। अब मैं इस अपेक्षा के ऊपर भी थोड़ा विचार करूंगा, उनको कैसा कहना है, परंतु मैं जितना याद कर पा रहा हूँ उसमें तो ये मुझे ये याद आ रहा है कि आयु का जो कुछ भी आकर्षण उत्कर्षण संक्रमण, तो वो तो बस जो आप बोल रहे हैं वही सुना था, लेकिन उनका भी एक तर्क अच्छा लगा कि सम्मत दर्शन प्राप्त करने के बाद वो साथ में तो रह नहीं सकता ना। अरे समय दृष्टि हो गए तो अब देखिए उनका तर्क ये हो सकता है, परंतु मैं भी अपनी तरफ से देखिए अब थोड़ा एक बात रखता हूँ। ऐसा भी तो हुआ होगा कि क्षयिक सम्यक्तों के पहले उनका एक अपकर्ष काल आया होगा, उस समय में उन्होंने आयु 33 सागर की कम कर दी होगी और बाद में सम्यक्त्व प्रकट किया, ऐसा संभव है या नहीं है? और उपचार ऐसा किया होगा क्योंकि इनको क्षयिक सम्यक्त्व प्रकट करना है तो इसके साथ जा नहीं सकता, इसलिए अपकर्ष काल में उनकी आयु कम हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? और उपचार फिर सम्यक्त्व पर कर दिया, हो सकता है बढ़िया जी, लेकिन उनका कहना थोड़ा डिफरेंट था। परिणाम और स्थिति को उन्होंने अलग अलग बांट दिया था और फिर ऐसे बोले कि जब भी पढ़ना होगा तो वो अपकर्ष काल में ही होगा, लेकिन घटना होगा तो वो परिणामों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। वो बोले वो निरंतर परिणाम से उनका ये स्थिति कम होती रहती है, ऐसे करते हैं। अब देखिए ये आपको भेजो, वो 2 मिनट का प्रवचन है ना, वो लिंक में भेजूंगी, आप सुनिए और कल उस पे हमको समझाना जरा। चलिए
क्या कहना चाह रहे हैं? यस यस, ओके, ठीक है, चलिए रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।